4 सितंबर 2025 अचानक से नेपाल में सोशल मीडिया को बैन करने के ऑर्डर आते हैं और फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे कुछ और 25 ऐप्स को बैन कर दिया जाता है। ये रीजन देके कि ये कंपनी सरकार के ऑर्डर्स को मानने से मना कर रही थी और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने इन पर बैन लगा दिया। और इसके बाद 8 सितंबर को जनता, खास करके जेन जी, काठमांडू के सड़कों पर उतर आई और अपने हाथ में पीसफुल प्रोटेस्ट का बैनर लेके प्रोटेस्ट करने लगे। पर देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भागते हुए नजर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के लगभग हर मंत्री के घर को आग लगा दी गई है और नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को जनता ने इतनी बुरी तरीके से मिल के मारा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ नेपाल के फॉर्मर पीएम की वाइफ को जिंदा उन्हीं के घर में जलाकर छोड़ दिया गया और न्यूज में आता है कि उनकी वाइफ की मौत हो जाती है। नेपाल के यूथ ने इस जेन-जी प्रोटेस्ट में किसी को नहीं छोड़ा, लगभग हर मंत्री के घर जला डाले और कहीं तो प्राइवेट मॉल्स और सुपरमार्केट भी जला दिए। बट इतना कुछ क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से, या फिर इन सब के पीछे कोई और है? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नेपाल में इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था और अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो आखिर अचानक से ये प्रोटेस्ट इतना क्यों भड़क गया। इसके बाद हम एक कॉन्स्पिरेंसी की बात करेंगे और वो ये कि अचानक से इंडिया की नेबर कंट्रीज पर ये अनस्टेबिलिटी कैसे आने लगी, क्या इनके पीछे कोई बाहर की पावर है। और इसके बाद हम नेपाल के फ्यूचर और इसके अगले पीएम के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले इस प्रोटेस्ट का रियल रीजन जानते हैं। नेपाल एक काफी करप्ट देश है, वहाँ की सरकार पूरी तरह से करप्ट थी और इस वजह से वहाँ की जनता सरकार से काफी गुस्से में थी। और क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और इस वजह से वहाँ के यूथ भी सरकार से काफी गुस्से में थे। नेपाल की इकोनॉमी भी गिरते ही जा रही थी और इन सब के बाद भी सरकार कुछ ढंग से काम नहीं कर रही थी, बल्कि वहाँ पे करप्शन हो रहा था। और ऐसे में इन मिनिस्टर के बच्चे, जिन्हें नेपाल में नेपो किड्स बुलाया जा रहा था, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देख के जनता और भड़क गई। आम जनता वैसे भी सरकार से इतने गुस्से में थी और इनके बच्चे सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे थे और इस वजह से सोशल मीडिया पे नेपो किड्स और ऐसे कुछ हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और सब ये पूछने लगे कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है। ये सब देखते हुए अचानक से 4 सितंबर को सरकार सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगा देती है और रीजन देती है नेशनल सिक्योरिटी। वैसे तो नेपाल की सरकार काफी टाइम से सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही थी, यानी कि उनकी एक ऑर्डर पे ही पोस्ट गायब हो जाए, जैसे कि काफी और देशों में भी होता है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी तो बस एक बहाना था, इनका असली मकसद था इनकी पोल खोलने से बचना। अब ऐसे में सरकार ने सारी कंपनीज को 7 दिन का टाइम दिया और उनसे कहा कि इन 7 दिनों में अपनी अपनी कंपनीज को सरकार के साथ रजिस्टर करो, वरना उन्हें बैन कर दिया जाएगा। और अमेरिका की बिग टेक कंपनीज ने इस बात को इग्नोर कर दिया और इसके बाद सरकार को मौका मिल गया इन एप्स को बैन करने का। जनता वैसे ही गुस्से में थी और अब उन्होंने इनके एक्सप्रेशन का जरिया भी बैन कर दिया। और साथ ही में नेपाल की काफी इनकम टूरिस्ट से आती है, तो टूरिस्ट के लिए वहाँ के लोग जो मार्केटिंग करते थे सोशल मीडिया पर, वो भी बंद हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि इन सब कारणों की वजह से वहाँ के लोग काफी गुस्से में आ चुके थे। इसी बीच हामी नाम का एक एनजीओ सामने आता है जिसके 36 साल के फाउंडर सुदान गुरुंग डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके काठमांडू में एक प्रोटेस्ट के लिए बोलते हैं और 8 सितंबर की सुबह को प्रोटेस्ट की परमिशन लेते हैं। मंडे को लगभग 9:30 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। वहाँ पे चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से टिकटॉक बैन नहीं हुआ था और इसी ऐप का यूज करके काफी एक्टिविस्ट और यूथ को पता चलता है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे हजारों लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं और इसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट बताया जाता है। 10:30 बजे तक सब कुछ ठीक था, प्रोटेस्टर ने भी बताया कि वो निहत्थे थे और सब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट 10:30 बजे के बाद अचानक से पुलिस इन पर गोलियां बरसाने लगी क्योंकि इनको शूट एट साइट का ऑर्डर मिल गया था। हालांकि बाद में सरकार ने ये रीजन दिया कि उस प्रोटेस्ट में काफी एंटी सोशल लोग भी घुस चुके थे, इसलिए उनको ये ऑर्डर देना पड़ा। बट ये जो उन्होंने किया ये काफी ज्यादा पेनफुल था। गैस, रबर बुलेट्स और शूट एट साइट, इन सब के वजह से वहाँ पे भगदड़ मच चुकी थी। इनमें से 19 लोग मारे गए और 400 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। काफी लोगों के सर और सीने पर भी गोली लगी थी। इनफैक्ट इन सब में एक 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई और ये ह्यूमन राइट्स के एकदम ही खिलाफ है। बस फिर क्या था, जनता और भड़क गई। जहाँ ये एक तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसने अब अपना पूरा रूप बदल लिया। अब बात बैन, नेपो किड्स, इन सब से आगे बढ़ चुकी थी और अब सीधा गुस्सा पीएम केपी शर्मा ओली पर था। ये नेपाल का एक काला दिन था क्योंकि नेपाल में इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं पर 19 लोगों की मौत एक दिन में कभी नहीं हुई। अब जो जनता इतनी भड़की हुई थी, इनको देखते हुए होम मिनिस्टर शाम तक ही अपना रिजाइन दे देते हैं। इसके बाद रात तक आते आते सोशल मीडिया पर भी बैन हट जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जनता का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो इनके घरों तक पहुंच चुके थे। प्रधानमंत्री ओली का भी बयान सामने आया। वो कहते हैं कि वो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उसमें कुछ एंटी सोशल लोग घुस चुके थे, इस वजह से उनको गोलियां चलानी पड़ी। बट लोगों को पता था कि ये सब बहाने हैं और इस वजह से अब उनका सिर्फ एक ही गोल था और वो था पीएम केपी शर्मा ओली का रिजाइन और बाकी मंत्रियों की भी कुर्सी खाली करवाना। सरकार ने कर्फ्यू लगाने की भी कोशिश करी बट अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो किसी कर्फ्यू से नहीं रुकने वाले थे। नेपाल के कैबिनेट मिनिस्टर के घरों पर भी हमला शुरू हो गया। इन सब के घरों में आग लगा दी गई। इनफैक्ट पीएम के घर में भी आग लगा दी गई और फिर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जिसमें प्रधानमंत्री किसी सेफ जगह पर जाने के लिए अपने
हेलीकॉप्टर से भाग रहे हैं। इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी आग लगा दी गई। अब नेपाल में काफी बुरा हाल चल रहा है, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। नेपाल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेपाल के एक्स पीएम की वाइफ, जिनको जिंदा जला दिया गया था, उनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि रिसेंट नेपाल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता लगा है उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। वो अभी जिंदा है, हालांकि उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। और साथ ही में जेनजी ने भी ये मना कर दिया कि प्राइवेट मॉल्स उन्होंने नहीं जलाए, बल्कि इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया था, जिस वजह से कुछ लोग जानबूझ के इन प्राइवेट जगहों को जला रहे थे। तो जेनजी को दोष देना भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब नेपाल में इतने बुरे हाल हो चुके हैं, तो जल्द ही इसको एक अगला पीएम ढूंढने की जरूरत है। बट इसका अगला पीएम कौन बन सकता है, इसके बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे। उससे पहले साउथ एशिया में एक अजीब पैटर्न नोटिस करते हैं। दोस्तों 2021 के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया की जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं, उन सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं। हमको प्रोटेस्ट, बैंकरप्सी और तख्ता पलट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर बात करें तो 2021 में म्यांमार में मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ तख्ता पलट किया। वहाँ के मिलिट्री जनरल ने खुद को पीएम घोषित कर दिया और वहाँ के सिविलियन लीडर और प्रेसिडेंट को जेल में डाल दिया। इसके बाद वहाँ पे ब्रूटल स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई और फिर मिलिट्री के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट होने लग गए। असल में म्यांमार में कई सालों से इथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिस वजह से काफी सिविल वॉर्स भी हुई थी। इन सब के चलते वहाँ की इकोनॉमी काफी गिर गई और गरीबी भी काफी बढ़ चुकी थी और वहाँ का आधा देश लगभग गरीबी में आ चुका है। और वहीं 2021 में अफगानिस्तान में भी काफी दिक्कतें देखने को मिली थी। जैसे कि 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस ले लिए और उसके बाद से वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया। इन सब के चलते वहाँ के प्रेसिडेंट को तजाकिस्तान भागना पड़ा और देश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गया, जिस वजह से सिविलियंस भी डर के वहाँ से भागने लगे। तालिबान ने अफगानिस्तान का काफी बुरा हाल कर दिया। वहाँ के 90% से ज्यादा लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं। इसके बाद 2022 में श्रीलंका, वहाँ के प्रोटेस्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस और इतने हाई इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ की सरकार भी गिर गई। गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी और कर्फ्यू भी लगाए थे, बट फिर भी इनका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जनता वहाँ की सरकार से इतने गुस्से में थी कि वो प्रेसिडेंट के घर तक पहुंच गए। और फिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट पहले मालदीव गए और वहाँ से सिंगापुर भाग गए। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 ईयर टर्म एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाया। हमेशा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की या तो हत्या कर दी जाती है, या करप्शन की वजह से उन्हें हटा दिया जाता है, या मिलिट्री कूप की वजह से उस प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, जैसा इमरान खान के साथ भी हुआ था। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि वहाँ की सरकार मिलिट्री चला रही है। पाकिस्तान दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग और हेटफुल पॉलिटिक्स है। इसके बाद बांग्लादेश में 2024-25 में पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक क्राइसिस देखने को मिले। वहाँ पे भी करप्शन और गरीबी की वजह से काफी बुरे हाल चल रहे थे, जिस वजह से स्टूडेंट्स ने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करा और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि वहाँ की पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बट उसके बाद से बांग्लादेश की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वहाँ की पीएम को भागे हुए अब लगभग 13 महीने हो चुके हैं, बट उसके बाद से आज तक इलेक्शन ही नहीं हुए। वहाँ की सरकार भी कहीं ना कहीं अभी मिलिट्री ही चला रही है और वहाँ का भी काफी बुरा हाल हो चुका है। बट क्या इन सब के पीछे कोई बाहर की ताकत है? हालांकि ऐसा जरूरी तो नहीं है, बट फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और चाइना हमेशा से ही इन एरिया पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते थे। खासकर चाइना धीरे धीरे अपने सॉफ्ट पावर से इन जगहों पर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। जैसे कि 2013 में शी जिनपिंग ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि लैंड, रेल और सिल्क रोड्स बनाने का प्लान था। और इस प्रोजेक्ट में लगभग पूरी दुनिया की 149 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और इंडिया के नेबर्स में भी भूटान के अलावा सारी कंट्रीज BRI में इन्वॉल्व हैं। इंडिया साउथ एशिया का एक डोमिनेंट पावर है और वो ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि कोई दूसरी पावर इस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ाए। जैसे कि अगर हम बात करें तो चाइना ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और रशिया पोस्ट सोवियत स्टेट्स को अपने बैकयार्ड मानते हैं और इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई दूसरा फॉरेन पावर यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। जैसे कि 1962 में रशिया की न्यूक्लियर मिसाइल को क्यूबा में तैनात करने का एग्रीमेंट हुआ था, बट अमेरिका ने वहाँ पे नेवल ब्लॉक लगा दिया और इस वजह से ये एग्रीमेंट नहीं हो पाई। इसी तरह रशिया भी नाटो के एक्सपेंशन को रोकने के लिए यूक्रेन से वॉर कर रहा है। ऐसे ही जब यूएसए ताइवान को सपोर्ट कर रहा था तो चाइना काफी एग्रेसिव था। बट दिक्कत ये है कि इंडियन नेबर्स में से 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बॉर्डर चाइना के साथ भी जुड़ते हैं और इसलिए इंडिया चाइना को इन जगहों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने से रोक नहीं सकता और चाइना पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया को घेरने की, जिसको एक्सपर्ट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अमेरिका के हिसाब से नेपाल एक बेस्ट लोकेशन है अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के एकदम बीच में है और इसीलिए अमेरिका वहाँ पे अपनी सरकार चाहती है। हालांकि ये सब बस थ्योरीज हैं, असली दिक्कत तो उन पर्टिकुलर जगहों की सरकार की ही है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि नेपाल का अगला पीएम कौन बनेगा। नेपाल की हालत आज बांग्लादेश की तरह ही है। आज नेपाल को भी सब यही कह रहे हैं कि ये भी अगला बांग्लादेश बनने वाला है, क्योंकि इसमें भी एग्जैक्टली बांग्लादेश के ही तरह प्रोटेस्ट हुए। बांग्लादेश में आज काफी क्राइम बढ़ चुका है। वहाँ की पीएम
के भागने के बाद मोहम्मद उनूस बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहे हैं। बट ये बस कहने की बात है, वहाँ पे असली पावर स्टूडेंट्स और मिलिट्री के पास ही है। वहाँ पे इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ के स्टूडेंट्स खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है और रैंडमली किसी को भी जब मन चाहे मार देते हैं। और इसलिए नेपाल को नेक्स्ट बांग्लादेश बनने से रोकने के लिए उनको वहाँ पे किसी लीडर को चुनना होगा, क्योंकि बिना सरकार के कोई देश चल ही नहीं सकता। अब ऐसे में पहला नाम आ रहा है फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का, जो पहले भी करप्शन के खिलाफ काफी कुछ बोल चुकी हैं और इस बार भी वो स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में भी थी। या फिर उनकी प्रेडिसेसर कल्याण श्रेष्ठ था। बट दिक्कत यह है कि दोनों की ही एज 70+ है और विचार से ये कहा जा रहा है कि एक जेन जी प्रोटेस्ट है इन 70+ एज लोगों के खिलाफ जो अब तक इस देश को चला रहे थे। तो नया लीडर भी अब किसी जेन जी को ही बनना होगा। अब ऐसे में एक और बड़ा नाम आ रहा है बलेंद्र शाह का, जो कि एक रैपर है और इंजीनियरिंग कर चुके हैं। ये भी ओली के खिलाफ पहले काफी कुछ बोल चुके हैं। हालांकि इन्होंने खुद लीडर बनने से मना कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि 28+ हो चुके हैं, यानी कि ये जेन जी नहीं है और इस वजह से अगर वो लीडर बनते हैं तो ये सही नहीं होगा। वेल, अब देखते हैं कि नेपाल का अगला पीएम कौन बनता है, जो कि काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेपाल को अगला बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा। वैसे आप सबकी नेपाल के बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है कि अचानक से इंडिया की नेबर कंट्रीज में ये अनस्टेबिलिटी का रीजन कोई बाहर की पावर का इन्फ्लुएंस है या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।